we're supposed to start with using initial rates. हमने सिंपली कॉन्सेंट्रेशंस अभी तक यूज की हैं और कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके हमने अपने सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं. हमने रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम को यूज करते हुए अपने सारे ग्राफ्स बिल्ड किए हैं. इसके अलावा जो हमने टाइम का एक डिफरेंट फैक्टर यूज किया था वो था हाफ लाइफ का इस्तेमाल. ठीक है, अब हम इनिशियल रेट्स को इस्तेमाल करेंगे इस तरह से कि हम उसे यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन करेंगे. इसे कहते भी इनिशियल रेट्स मेथड है. इनिशियल रेट्स मेथड वहां इस्तेमाल होता है जहां रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो हो. ठीक, हम कैरी करते हैं काफी सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ताकि डिफरेंट नोन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हर रिएक्टेंट के, ताकि हम इनिशियल रेट मेथड को कर सके पूरा. मतलब आप एक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे. लेट्स सपोज आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, तो हर रिएक्टेंट को लेकर उसकी डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. मैं आपको एक दो एग्जांपल्स पीछे क्लियर करना चाहता हूँ जो इससे मिलती जुलती हैं, हमने पढ़ी हैं लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं हुआ. ये देखिए, एग्जांपल ये दी हुई है टेबल 22.5 में. आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट है. मैं सिर्फ इसे मैच करने या समझाने के लिए इस एग्जांपल को यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है. ठीक है, इसमें H2O2, I नेगेटिव और H पॉजिटिव 3 रिएक्टेंट्स हैं. आप नोटिस करेंगे कि हमने तीनों रिएक्टेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो डिफरेंट यूज की हुई है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में. तो इसी तरह से इनिशियल रेट कॉन्सेंट्रेशन से मुराद है कि बस हम सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, वो हम डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे हर रिएक्टेंट के लिए, एक के लिए नहीं. ठीक है, और इनिशियल रेट्स ऑफ रिएक्शन लेंगे, वो हम इस तरह से ले सकते हैं. बड़ा आसान है, आप जानते हैं कि हम ग्राफ की बेस पे ये सारा काम करते हैं. तो हमारे पास कैरी आउट करने होते हैं सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, नोन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस हर रिएक्टेंट के साथ. ठीक है, उसके अलावा हम मेजर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की सून आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हैज स्टार्टेड, ताकि हम इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ही कंसीडर करें. अगर हम फौरन कर देंगे ना, रिएक्शन स्टार्ट होते ही काम कर लेंगे, तो बेसिकली हम जो काम कर रहे होंगे वो इनिशियल रेट में आएगा. अगर आप रिएक्शन स्टार्ट होने के काफी टाइम बाद तक इंतजार करेंगे तो बेटा आप इनिशियल रेट के साथ काम नहीं कर रहे. ठीक है, इनिशियल रेट का मतलब है जो शुरू में लिया हुआ रेट होता है रिएक्शन के स्टार्ट में ही. ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर होती है? जी सर. ऑलराइट, सो हमारे पास हर रिएक्टेंट के लिए प्लॉट करेंगे ग्राफ इनिशियल रेट का, कॉन्सेंट्रेशन की अगेंस्ट उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के. याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ हमारे पास जो पहले 3 टाइप्स के ग्राफ्स हमने पढ़े हैं उसमें सबसे पहली टाइप में आते थे. और ये वही वाले ग्राफ्स हैं जिनके लिए हमने स्ट्रेट ट्रेंड या इंक्रीजिंग ट्रेंड या पैराबोलिक ट्रेंड पढ़ा हुआ है. तो आपके लिए उसकी डिस्कशन के बाद उसके ऑर्डर तक जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, वर्क एग्जांपल पे आते हैं ताकि आपको मेरी बात का अच्छी तरह से आइडिया हो सके. हमारे पास नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड N2O5 एक कॉमन ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जो अनस्टेबल होता है और बड़ी इजीली डिकम्पोज कर जाता है NO2 में और O2 में. ठीक है, NO2 को हम नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड भी कहते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉमन नेम है लेकिन एक्चुअल IUPAC नेम नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बनता है. टेबल 22.8 हमारे पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है जो वेरी करते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के साथ N2O5 के. क्योंकि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है तो हमने सिर्फ उसी के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके इनिशियल रेट्स निकालने हैं. यहाँ पर उसने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं. मिनिमम 3 एक्सपेरिमेंट्स करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हमारे पास आंसर की एवरेज अच्छी आए. ये ग्राफ को बिल्ड करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स तो हो ना, 2 पॉइंट है क्या ग्राफ बिल्ड होगा. तो इसीलिए हम इस तरह से करते हैं कि मिनिमम 3 पॉइंट्स के साथ काम करते हैं. और आपको पता है कि ग्राफ की जो फाइन वर्किंग होती है, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ रीडिंग्स इंक्रीज होती हैं, ग्राफ उतना ही अच्छे रिजल्ट्स, उतने ही फाइनर, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है. तो मिनिमम 3 रीडिंग्स इज एटलीस्ट देयर, ये बात ध्यान में रखिएगा. ठीक है, initial concentration N2O5 key from table 22.8 gives us 3 different experiments, 3 mole per decimeter cube, 1.5 and 0.75 with initial rates 3.15, 1.55 and 0.80 respectively. अगर आप ये decomposition के initial rates को लें और rate of reaction और concentration जो दो चीजें टेबल में कोट हुई हैं उन्हीं को respectively y और x axis पे पुट करें और अपने आंसर्स निकालें, ठीक है, अपना ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपके पास ये बड़ी एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएगी
और रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हमारे पास बिल्ड हो गई। ठीक, इसको कंटिन्यू करते हुए ग्राफ डाटा हमें शो करता है कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 के, यानी कि रेट इक्वेशन बना सकते हैं वो है K into N2O5। और आप जानते हैं एक दफा हम रेट इक्वेशन बना लें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हरगिज डिफिकल्ट नहीं रहता। इस हिसाब से अगर हम इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को थ्योरेटिकली बताते हैं, थ्योरेटिकली तो पावर के हिसाब से वो 1 बनता है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे जानबूझ के इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ कि बुक चूंकि एक सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चल रही है तो वो सिर्फ वही बात डिस्कस करती है जो इस टॉपिक में है। पास्ट पेपर में ऐसा नहीं होता, पास्ट पेपर में टॉपिक्स मर्ज हो रहे होते हैं, तो एक टॉपिक को कंटिन्यू किया जाता है किसी भी प्रीवियसली टॉट टॉपिक के साथ, या आगे आने वाले टॉपिक्स में भी हम इसे कनेक्ट करेंगे डॉट्स को और इसी तरह से काम करेंगे, तो ये चीज होती है। आई होप आपको न सिर्फ ये वर्क एग्जाम्पल समझ आती हो बल्कि इसे थ्योरेटिकली मैंने जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला है वो भी क्लियर होता हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन की जिक्र किया हुआ है कि उसका ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जी तो मतलब अगर हम कभी भी कोई इनिशियल रेट से इनकी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ग्राफ हमेशा ये स्ट्रेट लाइन का ही बनेगा? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास ये ग्राफ डिफरेंटली भी बिहेव करते हैं। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इनिशियल रेट के ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होना नहीं बल्कि कर्व्ड बेस होना भी पॉसिबल है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास इंक्रीजिंग ट्रेंड, पैराबोलिक इंक्रीजिंग ट्रेंड ये भी हो सकते हैं। और बाय द वे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये स्ट्रेट इंक्रीजिंग ट्रेंड ग्राफ है। पैराबोलिक इंक्रीजिंग ट्रेंड ग्राफ भी आ सकता था, अगर वो आता तो मैं इसे फर्स्ट ऑर्डर नहीं सेकंड ऑर्डर कहता। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो सिर्फ y एक्सिस से एक्सटेंड होने वाली एक ऐसी लाइन होती है जिसमें x एक्सिस की वैल्यू चेंज होने से y एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे रिएक्शन के लिए या ऐसे ग्राफ के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हुए कल और परसों के दिन में कि हम उसे जीरो ऑर्डर ग्राफ कहते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से ग्राफ की y एक्सिस वाली वैल्यू यानी रेट वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। याद रखिए ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है बल्कि इनिशियल रेट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। ये जरूरी नहीं है एक्चुअल रेट और एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से भी उसी तरह मैच करता हो, लेकिन फिर बहरहाल मैच करके बताने का तरीका मैं आपको फिर भी क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या आपको अपने आंसर क्वेश्चन आंसर सही समझ आ गया? मैंने उसके अलावा भी एक दो चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं। जी सर। ओके गुड गुड। ठीक, एक और वक्त एग्जांपल करते हैं, इस बात को मजीद क्लैरिफाई करते हैं। ये जो वक्त एग्जांपल थी ये तो बहुत ही आसान और बचकाना थी क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट ही सिर्फ एक था। अगर रिएक्टेंट ही सिर्फ एक हो तो बात तो बहुत इजी हो जाती है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे तब सही बात होगी कि किस रिएक्टेंट की वैल्यू को कैसे चेंज किया और उससे क्या फर्क पड़ा। तो इसके लिए ये वक्त एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। इक्वेशन जो है डिस्क्राइब करती है रिएक्शन प्रोपेनॉन का आयोडीन के साथ। हाइड्रोजन आयंस बेसिकली इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं। हमारे पास प्रोपेनॉन है जिसे हम एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर समझते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट भी है। नेल पॉलिश रिमूवर समझते नहीं मतलब उसे इस तौर से इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट भी है और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। इससे आयोडीन से रिएक्ट करना हमारे पास एक ऐसा आयोडाइड बना देता है जिसको फिर हम बड़ी इजीली जज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स कलर। ठीक है, आप देखेंगे प्रोग्रेस रिएक्शन की फॉलो हो सकती है कलरीमीटर के थ्रू। कैसे आयोडीन का हमारे पास एक ब्राउन कलर आता है और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है वो ब्राउन कलर फेड होता जाता है, क्योंकि आयोडीन अगर शुरू में हम एक्वस फॉर्म में इस्तेमाल करें तो वो हमारे पास ब्राउन कलर देगा और जैसे जैसे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो वो एक्चुअली कलरलेस होता है। इसमें जो दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोजन आयोडाइड वो भी कलरलेस होता है बेटा। तो हमारे पास कलर का फेड होना रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की निशानी होता है। ठीक, इस टेबल को गौर से देखें। टेबल 22.9 में हमारे पास HCl की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन सही और इनिशियल रेट सारी चीजें बताई। याद रखिए HCl हमारे पास H पॉजिटिव की सोर्स है जो कि बेसिकली इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रोपेनॉन को भी इसने दो डिफरेंट वैल्यूज पे कंसीडर किया हुआ है, उसने HCl को भी दो डिफरेंट वैल्यूज पे कंसीडर किया हुआ है और उसने आयोडीन को भी दो डिफरेंट वैल्यूज पे कंसीडर किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन को इजी रखने का एक तरीका होता है कि हम दो डिफरेंट वैल्यूज तक ही लेकर चलें, उस क्वेश्चन को फर्दर कॉम्प्लिकेट ना करें दो से ज्यादा वैल्यूज यूज करते हुए। आई होप ये बात आपको समझ आती हो कि ये क्वेश्चन को अभी भी इस लेवल पे आसान रखने का
एक और तरीका है, सही। सो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स प्रोपेनॉन के आयोडीन की वेरिंग और एक्वस कॉन्सेंट्रेशन के दिए हुए हैं। एक्वस कॉन्सेंट्रेशन हमें ब्लू कलर का पता देती है। क्वेश्चन में जहां कहीं भी लिखा होगा वहां पर आपको इसका कलर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर जाना चाहिए। इसमें नोट करने की कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं। ये डाटा रियल एक्सपेरिमेंट से है, सो एक्सपेरिमेंटल एरर्स को हम इन अकाउंट रखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोजन आयंस जो कि कैटलिस्ट हैं इस एक्सपेरिमेंट में, वो HCl से आ रहे हैं और HCl की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बीइंग अ रिएजेंट नॉट बीइंग अ रिएक्टेंट। याद रखिएगा, ये फर्क मैंने AS में क्लियर किया था, रिपीट किए देता हूँ। रिएजेंट ऐसी चीज को कहते हैं जो सिस्टम में ऐड तो होता है लेकिन रिएक्टेंट नहीं होता, ठीक है। वो किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? नंबर 1, वो इसलिए इस्तेमाल हो सकता है कि वो कैटलिस्ट हो। नंबर 2, वो इसलिए इस्तेमाल हो सकता है कि वो किसी इन सिचु प्रोडक्शन में काम आ सकता हो, ठीक है। तो हमारे पास रीजेंट जो है यहाँ पर HCl है। HCl का सिर्फ एक ही पर्पस है और वो ये कि यहाँ पर वो H पॉजिटिव आयंस देगा जो कि कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेंगे। दैट्स व्हाई एक्सक्यूज मी आई एम सर, यूजिंग से द इन वर्ड। सिचु जिस तरह के हाँ हाँ, इन सिचु जिस तरह के इंटरमीडिएट बनाने के काम आए। नहीं नहीं, इन सिचु हमने AS में पढ़ा था किसी ऐसे कंपाउंड को बनाने के लिए जो जो कि यूजुअली अनस्टेबल होता है या बहुत रिएक्टिव होता है। तो अगर हम उसे पहले से बनाकर ऐड करने की कोशिश करें तो वो हमें नुकसान देता है या वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि दो ऐसे कंपाउंड्स डाल देते हैं जो सिस्टम के साथ वर्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे AS के कोर्स में हमने 2-3 इन सिचु रिएक्शंस पढ़े हैं, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी। क्लियर कर लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मसलन ऑर्गेनिक के अंदर हम इन सिचु प्रिपरेशन कर रहे थे NaI की, ठीक है। उसके लिए हमने रिएक्शंस करवाए थे, मतलब Na2SO4 और HI को यूज किया था और उस पर हमारा रिएक्शन हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे पास फॉर्मेशन जो होती थी इन सिचु, उसमें हमारे पास जिंक का रिएक्शन होता था HCl के साथ ताकि वो एटॉमिक हाइड्रोजन H प्रोवाइड कर सके, जिसे हम रिडक्शन के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर चुके हुए हैं। रिएक्शन तो इनऑर्गेनिक है लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है या एटॉमिक हाइड्रोजन या जिसे हमने नेसेंट हाइड्रोजन भी AS में कहा था, ठीक है, न्यूली बॉर्न या फ्रेशली प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन, वो भी हमने यूज की हुई है अपने सिस्टम्स में, ठीक है। तो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में तो हमें नहीं मिलेगी, डायरेक्टली हाइड्रोजन तो हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगी जो कि उसकी डायटोमिक फॉर्म है। एटॉमिक फॉर्म में प्रोड्यूस करने के लिए जिंक और HCl को रिएजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करना इन सिचु फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन की, नेसेंट हाइड्रोजन की, और नेसेंट हाइड्रोजन फिर रिडक्शन पर्पसेस के लिए हम अपने रिएक्शंस में यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट थे, सोडियम हाइड्रोडोबोरेट, इस तरह से एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आई मीन LiAlH4। ये सारा कुछ AS में गुजर चुका हुआ है, मैं सिर्फ रिविजन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इनसिचु क्या था या रीजेंट वर्ड का हम यूज क्यों कर रहे होते हैं। बेसिकली ये सारी बात इसलिए की गई है ताकि मैं आपको रीजेंट वर्ड का यूज बता सकूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए क्वेश्चन पढ़ते ही कि किस कंपोनेंट को वो ऐसा कंपोनेंट कह रहा है जो डायरेक्टली रिएक्टेंट के तौर पे सिस्टम में ऐड नहीं रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली उसका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा। The contribution may goes to as for the catalyst purposes or may go for an in situ formation of another compound. Clear? सर आपकी जी। आवाज अभी बिल्कुल आनी बंद हो गई थी, आपने क्या प्लीज आप रिपीट कर देंगे आपने बोला अभी? Just a second. हाँ, वो किसने नेट कनेक्शन ऑफ कर दिया? बेटा अब आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है सर। थैंक गॉड, वो नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट हुआ है, इस वजह से इस तरह से हुआ है, ठीक है। मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। अली का क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया था? जी सर। हाँ, अली का क्वेश्चन ये था कि इंस्टीट्यूट क्या है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा था। मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। AS में हमने इंस्टीट्यूट रिएक्शंस पढ़े हैं जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के थे। उसमें हम लफ्ज रीजेंट इस्तेमाल करते थे। रीजेंट कोई ऐसा केमिकल होता था जो सिस्टम में ऐड तो हो रहा होता था लेकिन वो सिस्टम के अंदर रिएक्टेंट का हिस्सा नहीं होता था। मसलन इस एग्जांपल को देखें, HCl जो है वो सिस्टम में ऐड तो हो रहा है, रीजेंट तो है लेकिन रिएक्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे हैं सिस्टम के लिए, एज अ रिएक्टेंट वर्क नहीं कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इंसिचु की जो बात हो रही थी उसके लिए हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं AS से।
पहली एग्जांपल जिसमें हम सोडियम का सल्फेट यूज करते थे, HCl यूज करते थे, NaHSO4 प्रोड्यूस किया करते थे सिस्टम में के लिए, जो कि आगे फर्दर रिएक्ट करता था। NaHSO4 वैसे प्रोड्यूस करना सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पॉसिबल नहीं है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्विकली रिएक्ट कर जाता है। तो हम क्या करते थे कि हम उसके अंदर NaCl और H2SO4 ऐड कर दिया करते थे ताकि वो खुद ही NaHSO4 बना सकता हो, या फिर Na2SO4 और HCl का एडिशन भी ये रिएक्शन कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हमारे पास ये भी था कि हमने जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड एटॉमिक हाइड्रोजन, या जिसे हमने AS के अंदर नेसेंट हाइड्रोजन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन कहा था। देखिए, अगर आप हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे तो वो H2 होगी, हाइड्रोजन गैस, या जिसे डायटोमिक हाइड्रोजन के नाम से हम जानते हैं। अगर आप सिर्फ H एटम्स चाहते हैं किसी रिएक्शन में, तो हम क्या करते हैं कि हम दो रीजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिंक और HCl। जिंक जब HCl से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस करता है जो कि नेसेंट होते हैं, आई मीन फ्रेशली बोर्न या फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और वो रिएक्शन में डायरेक्टली उसी तरह एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज हो जाते हैं। ये हमने ऑर्गेनिक में AS में पढ़ा है, रिविजन के लिए बता रहा हूँ। ये चीज क्लियर होती है? यस सर। अच्छा, ये क्लियर की जा रही है वर्ड रीजेंट के यूज के लिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस में जब लफ्ज रिएक्टेंट और रीजेंट यूज किया जाए तो आप उसके अंदर डिफरेंशिएट कर सकें। रिएक्टेंट एक ऐसे केमिकल को कहते हैं जो उस केमिकल रिएक्शन के लिए, जो उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके अंदर एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है। रीजेंट किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन का पार्ट नहीं होता, या तो वो केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ इन सिचु बना रहा होता है, या उसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए इस रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। वो एक्चुअली में उस रिएक्शन की इक्वेशन का रिएक्टेंट नहीं होता, हेंस द वर्ड रीजेंट। ये बताने के लिए ये सारी बात की गई है। वापस आते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे थे नोट दैट का, और वो यही क्लियर कर रहा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक रीजेंट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रहे हैं और वो यहाँ पर कैटालिटिक एक्टिविटी के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमने इनिशियल रेट निकालना है और वो कैटालिटिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लिहाजा उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एज अ रीजेंट जरूर डिस्कस होगी। सो वो टेबल का पार्ट बनाकर लिखी हुई है। इस मेथड में हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को हर रिएक्टेंट के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। एक फेयर कंपैरिजन के लिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन दूसरे रिएक्टेंट्स की हम कांस्टेंट रख रहे हो जब ये काम कर रहे हो। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 देखें, और से देखें। आप देखेंगे कि उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में प्रोपेनॉन को और आयोडीन को कांस्टेंट रखा है, सिर्फ HCl को चेंज किया है। ठीक है। इसी तरह से जब आप मैच करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर, एक सेकंड हमें मिलाकर देखने पड़ेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4 को, तो हमारे पास प्रोपेनॉन और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, जबकि हमारे पास HCl सेम रहता है। ठीक। इसी तरह से हमारे पास अगर हम 2 और 4 को देखेंगे तो HCl और आयोडीन चेंज होती है, प्रोपेनॉन सेम रहता है। ठीक है। और 2 और 3 को मिलाकर देखेंगे तो आयोडीन कंसंट्रेशन सेम रहती है, HCl और प्रोपेनॉन चेंज होता है। तो हमारे पास हर जो डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है वो इन चार चीजों में, इन 3 रीजन्स का पॉसिबल है। आप जिसको भी जिसके साथ कंपेयर करेंगे आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कौन सी चीज कांस्टेंट रखी हुई है और कौन सी चेंज की हुई है। ऑलराइट। सो इस वक्त एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर करने जा रहे हैं तरतीब से। सबसे पहले उसने कंपेयर किया हुआ 1 2, फिर कंपेयर किया हुआ 1 3, और फिर कंपेयर किया हुआ 1 4। तो सबसे पहले 1 और 2 को कंपेयर कर लें। मैं आपके लिए, आपकी आसानी के लिए पहले कंपेयर कर चुका हूँ। 1 और 2 में प्रोपेनॉन और आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन कंसिस्टेंट रहती है, बट सिर्फ HCl की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। कैसे? HCl की कॉन्सेंट्रेशन जो 2 में है 1 में उससे डबल आती है। ठीक है। लिहाजा देखें और से डबल करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से 1 में 0.625 से 1.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास डबल हो जाता है। और से देखें 5.4 जो है वो 10.9 बच चुका है। 5.4 का एग्जैक्ट डबल जो होता है वो 10.8 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10.9 है, which is quite okay। इसका मतलब है कि HCl की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट ही डबल हो रहा है। पहली जो हम इससे डिड्यूस करते हैं, पहला रिजल्ट।
फिर आते हैं दूसरे पे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को कंपेयर किया जा रहा है। और से देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो एक्चुअली आयोडीन ही कांस्टेंट है। इस मर्तबा HCl और प्रोपेनॉन दोनों चेंज हो रहे हैं। HCl कैसे चेंज हो रहा है? जितनी 3 में कॉन्सेंट्रेशन है 2 में उससे डबल है, और सॉरी प्रोपेनॉन 3 में जितनी कॉन्सेंट्रेशन है 2 में उससे डबल है प्रोपेनॉन के लिए, लेकिन HCl ऑपोजिट है। HCl में 2 में जितनी कॉन्सेंट्रेशन है 3 में उससे डबल है। ठीक है, तो अगर देखें कि अगर हम इस तरह से करें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी 1 और 3 आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्लोरिक सेम है, हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं प्रोपेनॉन को, जिसे डबल कर रहे हैं, तो भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली डबल का ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, रेट डबल हो जाता है, 5.1 और 10.9 एक दूसरे से करीब है, 10.2 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। इस हिसाब से 1 और 4 को कंपेयर करते हैं। 1 और 4 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1.25 1.25 HCl सेम है, प्रोपेनॉन 0.5 0.5 सेम है, जबकि आयोडीन जो है वो 4 से 1 में डबल हो रहा है। आप नोटिस करेंगे कि ये 10.7 और 10.9 है, जिसका मतलब है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में कोई खास चेंज आया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन। ये आपको क्या चीज बताता है? First order with respect to H positive, first order with respect to propanone, but zero with respect to iodine. यहाँ पर आप क्या डिड्यूस करते हैं?